हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, आज 25 सितंबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू। सबसे पहले जो हम खबर लेने वाले हैं वो है FSSAI, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको हम लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता है इन दिनों बहुत सारे मंदिरों में जो प्रसाद मिलते हैं उसका सैंपल का कई जगह जांच चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। तो ये टेस्टिंग FSSAI के थ्रू हो रही है। तो ये बॉडी इन दिनों न्यूज में बनी हुई है। हमें देखना है कि FSSAI पे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो साथियों, जो FSSAI है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये क्या करता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी सैंपल का टेस्टिंग करता है, उसकी निगरानी रखता है, उसका परीक्षण करता है और उसका मानक प्रमाणन ये सब सर्टिफाइड ये सब करने का कार्य करता है। तो हमें ये देखना है कि ये बॉडी कब से काम कर रही है। साथियों, ये जो FSSAI है ये एक एक्ट के तहत बनी है। उस एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है, 2006। यानी कि ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 2006 के एक्ट के तहत बना है, अधिनियम के तहत बना है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2006 में इसकी स्थापना हुई है। एक एक्ट है FSSAI एक्ट 2006। इसके तहत इसका जो मुख्य कार्य है वो है खाद्य वस्तुओं खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना, उसका एक मानक तय करना, निरीक्षण करके उसका सर्टिफिकेशन जारी करना, ये सब कार्य करना है। क्योंकि इसके नाम में लिखा है फूड सेफ्टी, यानी कि उसकी खाद्य की सुरक्षा, उसके मानक स्टैंडर्ड मतलब उसके मानक को तय करने वाला एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर हम देख सकते हैं साथियों कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हैज़ नॉट फॉलन। मतलब बताया गया है कि जो हमने कल भी बात करी थी इस मुद्दे पर और फिर से ये दोबारा आया है, हम इसमें कुछ अलग बिंदुओं को भी देख लेंगे। जो बेरोजगारी दर है बताया गया है कि नहीं गिरा है, मतलब उतना ही है, स्टेबल ही रह गया है, ज़्यादा उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया है। पर हमें यहाँ पर देखना है कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स से जो रिलेटेड डाटा है जो NSSO जारी करता है, थोड़ा बहुत जो लेबर से रिलेटेड आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, वो लेबर ब्यूरो भी जारी करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेबर ब्यूरो के बारे में कि देख सकते हैं आप कि जो लेबर ब्यूरो का हाल में ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसके तहत भी हम देखेंगे। साथ में हम उन डाटा को भी देखेंगे जो कि NSSO द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं और इससे रिलेटेड डाटा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण डाटा है। हमें ध्यान रखना होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। अगर आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे और देखना है तो पीछे की हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार से भी चर्चा किया है। जो श्रमिक बल का जो एक्सप्लेनेशन था उस पर काफ़ी सारा हमने बात किया था। तो ये जो LFPR है ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 50% था लगभग, मान सकते हैं आप, जो कि अब 2023-24 में लगभग 64% के करीब तक पहुंच गया है, जो कि अच्छी बात है रूरल एरियाज में। वहीं अर्बन एरियाज में ये कितना पहुंच गया है, लगभग आप 48% से कह सकते हैं कि ये 52% के नज़दीक चला गया है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो श्रमिक भागीदारी दर है ये हमारी अर्थव्यवस्था में लेबर पार्टिसिपेशन को दिखाता है, जो कि बढ़ा हुआ आंकड़ा हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा जो LFPR फॉर मेल्स इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 75.8%, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी इंक्रीज हुआ है और ये पहुंच गया 78.8%। तो अगर पूछा जाए कि मेल का कितना LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना चल रहा है इंडिया में, क्योंकि ये हाल ही का रिलीज डाटा है तो इससे रिलेटेड आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लेटेस्ट में 78%, अगर आप ध्यान रखेंगे तो लगभग इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। मेल और फीमेल आप ध्यान रखेंगे, रूरल एंड अर्बन का ध्यान रखेंगे ये डाटा, बस इससे ज़्यादा डाटा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। आप देख सकते हैं फीमेल का जो है वो भी बढ़ा है और वो 23.3 से 41.7% चला गया है रिपोर्ट में।
ऐसा सामने आया है। और LFPR क्या है ये समझने के लिए आप पीछे के भी लेक्चर देख सकते हैं, उसमें डेफिनेशन भी दे रखी थी द हिंदू में, हमने उस पर बात करी थी। बाकी आप मेल फीमेल और अर्बन रूरल का डाटा ध्यान रखेंगे जो लेटेस्ट सर्वे में आया है। एक बार हम पीछे देख लेते हैं, कोई न्यूज़ हम में से छूट तो नहीं थी। नहीं, FSSAI कवर कर लिया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है, उसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत हमें पूरा रिसर्च नहीं करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा मिलान में आ जाता है कि जैसे Chang'e 5 मिशन किस देश से रिलेटेड है, तो और बहुत सारे देशों के मिशन वहाँ पे लिखे रहते हैं, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि चाइनीज मिशन है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ल्यूनर मतलब कि ये चंद्रमा से रिलेटेड मिशन है, जैसे हमारा चंद्रयान 4 है, ठीक वैसे ही इनका भी अपना चाइनीज एक मिशन है, Chang'e मिशन, Chang'e 5 मिशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मून है हमारा, जो चंद्रमा है उससे रिलेटेड परीक्षण करता है, उसके साउथ पोल पर ये उतरा था चाइना का Chang'e 5 मिशन। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी मिशन का नाम देके मिस मैच में या कैसे पूछा जा सकता है। साथियों अब आर्टिकल पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मेनली श्रीलंका से रिलेटेड है। और आप श्रीलंका की जो राजनीति, आपको पता है कि नई न्यू प्रेसिडेंट जो नियुक्त हुए हैं, उसके बाद क्या कह सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी आ चुकी हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो जो अंतर जनित राजनीति है श्रीलंका की, उस पर ऑथर ने बात की है, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता है कि वहाँ पे कौन NPP पार्टी, JVP पार्टी, उनका कैसे कैसे भूमिका रहा है। बेल ने यहाँ पे बताया कि हमेशा अब तक जो श्रीलंका में है वो अभिजात्य वर्ग जो है, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, वही अपने सत्ता पे अपना एक अधिकार मानता रहा था। अब जाके बहुत सालों बाद ये विराम लगा है और कोई गैर अभिजात्य वर्ग से, या फिर कह सकते हैं गैर विशेषाधिकार वर्ग का व्यक्ति जो है अब शासन की बागडोर में मुख्य भूमिका में आया है। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, NCRF पे है, मतलब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है, NEP आपको पता है 2020 के तहत इसको लाया गया था नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को। तो इसमें ऑथर बताया गया कि जो इसकी आलोचना कर रहे हैं लोग, उनको ही काउंटर करके बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्या क्या फीचर है, क्या कैसे ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारा यूथ है उसको सस्टेन करने के लिए एक बेटर विकल्प हो सकता है NEP का ये जो NCRF फ्रेमवर्क है। क्योंकि इसकी कई जगह आलोचना हुई, तो इसको लेकर ऑथर, आपको पता होगा, ये UGC के चेयरमैन है, इन्होंने ही लिखा है, जगदीश कुमार। तो हम इस पर देख लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो तर्कहीनता वाली बातें चल रही है, संज्ञानात्मक विसंगति, इस तरीके की बातें चल रही है, ठीक नहीं है, किसी तथ्य या तर्क पर आधारित नहीं है। इन्होंने बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि 2020 अनसुटेबल है, ये पर्याप्त नहीं है, ये सब भी ठीक नहीं है, इन्होंने माना। इन्होंने कहा कि जो NEP है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो एक दृष्टि दस्तावेज है, मतलब एक विजन है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ब्रॉड कॉन्टोर ऑफ हाउ एजुकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म इन इंडिया, मतलब कैसे शिक्षा को जो है, कैसे शिक्षा जो है भारत को बदल सकती है, वाइल गेटिंग अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, हम कैसे उपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है ये NEP। फिर उन्होंने बताया कि जो इसके अंतर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया है, ये वन ऑफ सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो सुधार हुए उसके अंतर्गत में से एक है, दैट आर डिराइव फ्रॉम द NEP से ही आया है। ए फ्लेक्सिबल टेम्पलेट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्कूल, हायर, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन, ये बता रहे हैं कि कैसे स्कूल पे, फिर हायर, फिर और भी जो वोकेशनल होते हैं, व्यावसायिक कौशल से जुड़े हुए शिक्षा होते हैं, इन सबको कैसे वो इंटीग्रेट करता है और लचीलापन देता है कि NCRF जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू। और ये जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए भी हेल्पफुल होता है कि एक छात्र का पूरा क्रेडिट सिस्टम उनको पता होता है कि कैसे कैसे, तो उसके थ्रू उनको स्किल करने में, उनको कौशल करने में, उनको किस टाइप की शिक्षा देनी, इसमें भी उनकी भूमिका बढ़ जाती है। यहाँ पर ये बता रहे कि NCRF इज एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क रेदर देन अ रेगुलेटरी वन, एक प्रकार का ढांचा है, ना कि एक विनियामक है, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ढांचा है, एक प्रक्रिया है, NCRF जो है एक प्रक्रिया है, ये कोई विनियामक नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि NCRF
गिव्स स्टूडेंट द फ्लेक्सिबिलिटी टू अर्न क्रेडिट्स। आपको पता होगा कि इसके तहत क्रेडिट मिलते हैं हर स्कूलिंग में, एजुकेशन के आप किसी भी स्टेज पे होंगे तो आप एक एक जब क्लास जंप कर रहे होंगे या एग्जाम पास कर रहे होंगे या कोई भी स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग भी आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसकी एक क्रेडिट बना दी गई है कि ये क्रेडिट आपको प्राप्त होता रहेगा। तो बताया कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग, लेबोरेटरी वर्क, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, गेम्स, योगा, सोशल वर्क, हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों का, एनसीसी, नेशनल सर्विस स्कीम आपने देखा होगा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक में एनसीसी एनएसएस होते हैं, ये वोकेशनल स्किल एजुकेशन सबके क्रेडिट कर दिए गए हैं। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये सब क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्रॉड बेस्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी थ्रू द एनसीआरएफ। तो ये बता रहे कि ये एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटी देता है एनसीआरएफ के नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो यहाँ पे मेनली जो ऑथर है वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को बेहतर बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, और उनका मानना है कि इससे जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो ज़रूरत है हम उसकी और अच्छे से बढ़ सकते हैं, हमें औपनिवेशिक मानसिकता में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एलाइटिस्ट क्लास के हैं, उनको जो पास्ट में जो चीज़ें होती है उसी में ही इन्वॉल्व रहने में अच्छा लगता है। इस तरीके की बात अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनसीआरएफ का एम है वो बता रहा है कि हेल्प हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके हेल्प के लिए है ताकि वो बैलेंस कर सके जो व्यावसायिक और जो कौशल से प्रशिक्षण होते हैं उसमें उनको एकेडमिक परसूट प्राप्त हो सके। यानी कि अगर कोई बच्चा पहले से किस फील्ड में उसको कितनी क्रेडिट हासिल है, अगर वो हायर एजुकेशन में जाता है तो उसकी क्रेडिट वहाँ ट्रांसफ़र होकर दिख जाती है कि इसके पास कितनी क्रेडिट है, कैसे कैसे है। तो उसके आगे की जो वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग या नॉलेज जनरेटिंग में सब चीज़ों में इसी क्रेडिट फ्रेमवर्क का यूज करके बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है जो HEI है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक अच्छा कदम बता रहे हैं ऑथर यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कैसे इन द मॉडर्न वर्ल्ड HEI यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है यानी कि विश्वविद्यालय कॉलेज लेवल पे, बिसाइड बीइंग हेवन ऑफ नॉलेज मस्ट इक्विप स्टूडेंट विद द स्किल्स। ये क्या करेगा, हायर एजुकेशन में स्किल्स करेगा एंड द कॉम्पिटेंस नीडेड फॉर इमर्जिंग रोल, जो भी नई नई भूमिकाएं आ रही है उसमें क्या होगा, वो दक्षता होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाएगा वो खुद से रोजगार। और हाउएवर सच अ डुअल रोल इज पॉसिबल ओनली व्हेन HEI अडॉप्ट द एनसीआरएफ। उन्होंने कहा कि ये तभी हो सकता है जब हायर एजुकेशन जो है वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये इसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है क्रेडिट फ्रेमवर्क को अभी सही से अपना नहीं पा रही है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि HEI जो है जल्दी से एनसीआरएफ को अडॉप्ट कर ले ताकि अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू देयर एकेडमिक एंड कैरियर गोल, साथ साथ वो एकेडमिक भी कर सके और कैरियर गोल भी कर सके। क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य था यही था कि वो केवल पढ़ाई करके पास ही ना हो जाए, उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्रेनिंग मिले ताकि वो या तो खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके या तो फिर अपने कैरियर गोल में सही से कैरियर को अचीव कर सके। ये सब बात की गई थी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में ऑथर यहाँ पे दोबारा से कह रहे हैं कि वी मस्ट री इमेजिन आवर हायर एजुकेशन करिकुलर बाय इंटीग्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। हमें ऐसा इंटीग्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखना होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे जो अप्रोच है उसको रखना होगा, स्किल बेस्ड कोर्सेज जो कौशल से विकास होता है, क्योंकि कौशल होगा तभी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, तभी ट्रांसफॉर्म इंडिया हो पाएगा एक इकोनॉमिक पावर हाउस में, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल लीडर बन पाएगा। क्योंकि स्किल नहीं होगा, स्किल बेस्ड कोर्सेज नहीं होंगे तो इंडिया ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा उस तरीके से जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में ज़रूरत है। और हमारे यूथ पॉपुलेशन को देखते हुए भी हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही हमें स्किल बेस्ड कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्रेडिट फ्रेमवर्क को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जो भी इसका अपोज करते हैं, दोज हु अपोज, वो मेनली क्या है, इलाइटिस्ट है। वो इलाइटिस्ट मतलब बनने के प्रयास कर रहे हैं जो अभिजात्य वर्ग होते हैं। ओनली सो देयर अनरीजनेबल एंड आउटडेटेड व्यू, मतलब अतार्किक और जो बीत चुका होता है उस तरीके की विचारधारा को फॉलो करते हैं। ये बात ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं जो कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को NEP के अंतर्गत है, आपको ध्यान रखना है, उसके अंतर्गत बता रहे हैं। साथियों अभी इन दिनों ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में बना हुआ है जिसमें अभी पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल कंटेंट कह सकते हैं, ऑनलाइन वॉचिंग देखना या डिस्प्ले करना, इस तरीके की चीज़ें हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो
प्रतिबंध लगा दिया, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी दी थी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, CSEM कह सकते हैं, उस पर चर्चा इन दिनों बना हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बताया गया। पीनल कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिंग या स्टोरिंग सेक्सुअल मटेरियल कंसर्निंग चिल्ड्रेन, ठीक है, ये सब क्या है अब पिनलाइज्ड हो गया है, मतलब ये दंड के अधीन आ चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, आपको पता होगा 2012 का पॉक्सो एक्ट है, और एक IT एक्ट है 2000 का, उसके अंतर्गत भी इनको शामिल किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वे से ही सूचना का आदान प्रदान इधर से उधर होता है। तो जब मोबाइल है तो IT एक्ट तो आएगा ही, उसके अंतर्गत भी कई सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बोला था कि ये तो बहुत ही कम करके अपराध को देखता है, तो ये वर्ड ठीक नहीं, उन्होंने इसके लिए भी बताया था कि ये जो एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन है इसकी जो ग्रेटिफाई है इसको कम करता है, कम करके दिखाता है। इसकी जगह पे इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, CSEM, जिसको बताया था कि ये यूज में होना चाहिए और पूरी तरह से परिभाषा सही होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पॉक्सो एक्ट जो है मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत ये अपराध की श्रेणी में अब आएगा। और क्या क्या होगा इसके अंदर जो अपराध की श्रेणी में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनी एक्ट ऑफ व्यू, मतलब देखना या डिस्प्ले करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल ओवर द इंटरनेट विदाउट एक्चुअल पोजीशन, मतलब क्या होगा ये, इसके तहत क्या होगा, दंडात्मक होगा और ये एक पनिशेबल होगा। तो ये भी ध्यान रखना, एक नया एक जो सिद्धांत था उसके तहत ही कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का सिद्धांत था, जिसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और उन्होंने बताया कि सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो जो है इसके अंतर्गत ये पनिशेबल माना जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं सेक्शन भी पॉक्सो का। इसके बाद IT एक्ट का जो सेक्शन है वो 67B है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूज़ में हाल में बने हुए, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड सेक्शन पूछ दे कि पॉक्सो का सेक्शन 15, या फिर मिलान में आ जाए कि IT एक्ट का कौन सा सेक्शन है 65, 66, 67। तो इससे रिलेटेड जो है जो कंटेंट से रिलेटेड है ये है 67B, आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, कम्प्रिहेंसिव प्रोविजन, इसमें एक बात की गई है व्यापक प्रावधान का, जिसके तहत पेनलाइज हो सकते हैं वेरियस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी हिंसात्मक या शोषण कह सकते हैं वो सारी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या होगा, वो भी अब कम्प्रिहेंसिव प्रोविजन के अंतर्गत आएंगे। और इसीलिए जो भी ये प्लेटफॉर्म्स है उनको ये हटाना पड़ेगा। देयर ड्यूटी टू रिमूव सच कंटेंट एज वेल एज रिपोर्ट टू द पुलिस यूनिट्स कंसर्न, मतलब वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा, साथ में ऐसे कोई कंटेंट आता है तो इंटरमीडिएट जो होते हैं, मध्यस्थ होते हैं जो प्लेटफॉर्म के, उनको हटाना पड़ेगा। ये 67B के तहत भी ऐसा प्रावधान है। तो ये नया न्यूज़ था जो इन दिनों बना हुआ है, हमने इसको देखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते साथियों, यहाँ पर ये जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात की गई है, इसका मतलब कि जो बहुत सारे देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, व्यापार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंसॉल्वेंसी हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें वो दूसरे देश चले जाते हैं या दूसरे देश की कंपनी होती है, तो हमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मतलब ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत बता रहे हैं यहाँ पर ऑथर, जिससे कि इन FTA, CECA, CEPA इस टाइप के जो इकोनॉमिक कॉपरेशन के जो एग्रीमेंट होते हैं इन पर भी हम बेहतर तरीके से काम कर सके, नहीं तो क्या होगा, लूप होल्स रह जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि द एडॉप्शन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ इज वाइटल टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आती है। यहाँ पर पास्ट में वो बता रहे हैं कि कैसे एक मॉडल लॉ था जो 1990 के दौरान चल रहा है, वही काफ़ी सारे कंट्री के लिए अभी भी दिशा निर्देशित है, जैसे UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं UN साइट्रल, हैज़ endeavored to implement its model law developed on 4 pillars: एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो UN का ये लॉ था CITRAL वाला, इसके तहत 4 बातों पर बात जोड़ दिया गया था: एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। और इसने काफ़ी सारे राष्ट्रों को क्या है कि एक दिशा निर्देश दिया, हेल्प किया उनको सेवरल कंट्री से ट्रेड वगैरह करने में। और इसके आधार पर बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पे बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म किया, कमेटी बनाई, ये सब किया। हमारे यहाँ भी फिर बताया गया कि उसी के दिशा निर्देशों को ही फॉलो करते हुए हमने बहुत सारी तथ्यों चीज़ों को वहाँ से भी लिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है IBC 2016, ये आपको ध्यान रखना IBC का जो डेट है 2016 है।
और ये लाया गया जो आपको पता होगा दिवालिया समाधान करके जो कानून आया था, जिसमें आपको पता होगा दिवाला जो ऐसी कंपनियां, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास एसेट्स कम हो जाते हैं, लायबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी जो कर्जदारी है उसको चुका पाने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में वो एक कोर्ट के प्रोसीजर के तहत अपने आप को दिवालियापन घोषित कराकर फिर उसके बाद उनकी संपत्ति को जो है मतलब बेचने का कार्य किया जाता है, और उसके बाद जो भी उनके हितधारक हैं उनको पैसे लौटाए जाते हैं, या भी ये सब कार्य किया जाता है इस एक्ट के तहत। तो ऐसा ही एक एक्ट की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। इस पर हमें पूरा तो नहीं देखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ इतना हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऑथर इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, और साथ में कुछ जो टर्मिनोलॉजी है हमें उन्हें देखना होगा, जैसे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे राष्ट्रों के साथ हमारे हैं। साथ में अब इन दिनों कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेका, सेपा, एफटीए, ये सब आर्थिक सहयोग के कह सकते हैं कि हम राष्ट्रों के बीच में बाइलेटरल होते हैं, कुछ मल्टीलेटरल भी होते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है इस टाइप की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। जैसे कभी ऐसे आ सकता है कि अभी हाल ही में किन देश के साथ सेका हुआ है या सिपा हुआ है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इन सब कंट्रियों के साथ हमारा ये सारे सहयोग के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रखे हैं। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो ऑथर है मेनली क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर बता रहे हैं कि इसको लेकर एक लॉ होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीलेटरल हो या बाइलेटरल हो, कैसा भी हो, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हमें देख रहे हैं इन दिनों कि डेंगू काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप लोग अपना अपना ज़रूर हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक वीक में 300 केसेस आ चुके हैं एमसीडी में। ये बहुत ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि डेंगू से रिलेटेड चीज़ें, डेंगू, चिकनगुनिया से रिलेटेड सवाल भी पूछा सकते, तो आप खुद से देख सकते हैं इनके बारे में भी। फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में हमने पहले से बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इस पर सेम चीज़ आई हुई है तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फिर से देखना हो कि फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या है, ये आईटी अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसके तहत लाया गया था, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आप मेरे पीछे के वीडियो में थंबनेल में देख सकते हो, वहाँ पे फैक्ट चेकिंग यूनिट लिखा होगा, तो स्पेशली आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, एक सीबीआईसी करके भी बॉडी है, हमें उसको देखना है। जैसे कि हमने कल परसों के न्यूज़ में देखा था सीबीडीटी को, और आपको पता होगा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस था, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बॉडी कब आई? आपको पता होगा सीबीडीटी जब हमने पढ़ा था 1964 के आसपास, तो उसी समय, उससे पहले जो था एक रेवेन्यू बोर्ड था, और रेवेन्यू बोर्ड को ही दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक सीबीडीटी बन गया था और एक सीबीआईसी बन गया। तो उसके नाम में ही पता चलता है कि सीबीडीटी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड था, और जो सीबीआईसी था, खैर इसका नाम उस समय सीबीईसी था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सीबीआईसी, ये नाम पड़ा है इसका जीएसटी आने के बाद। जब जीएसटी 2017 में आ गया, उसके बाद इसका नाम सीबीईसी से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ऐसे करके इसका नाम था, जो कि 2017 में जीएसटी आने के बाद इसका नाम हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इससे पहले सीबीईसी था। मतलब 1964 में जब रेवेन्यू बोर्ड को तोड़ा गया तो उस समय दो बने, जैसे कि सीबीडीटी बना और फिर एक बन गया सीबीईसी। ठीक है, सीबीडीटी और सीबीईसी। तो सीबीडीटी तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस था, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब सीबीईसी जो था ये चला आ रहा था, और ये 2017 में जब जीएसटी आ गया तो इसका नाम सीबीआईसी हो गया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों ही बॉडी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत ही आते हैं, तो वित्त मंत्रालय ही इसको हैंडल करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो बॉडी है वो सीबीआईसी है। इसका काम मेनली जीएसटी या जो खामियां रह जाती है टैक्स पेयर्स वगैरह के, तो उनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैंडल करती है। एक न्यूज और साथ में है, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां होती है उसमें S&P आपको पता होगा एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत का जो
बताया है, अनुमानित करके बताया कि जो जीडीपी रहने वाला है, विकास दर जो रहने वाला है इंडिया का, वो 6.8% रहने वाला है 2024 और 2025 के बीच में। मतलब ये जो ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, ये 2024-25 कहीं चल रहा है। तो इस बीच हमारी जो वृद्धि दर रहने वाली है भारत की जीडीपी की, वो 6.8% रहने वाली है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो 25-26 वाला ईयर होगा, उसमें 6.9% की वृद्धि। तो ये इनका अपना एक अनुमान होता है, जो कुछ मानक के आधार पर होता है। तो हमें ध्यान रखना है, S&P ग्लोबल रेटिंग क्या है, एक रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे मूडीज है, S&P है, फिच है, इस तरीके की एजेंसियां होती हैं इंटरनेशनल। तो हमें ध्यान में रखना है, कुछ एजेंसियों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे इंडियन स्टील मेकर्स डिमांड प्रोटेक्शन फ्रॉम राइजिंग चाइनीज इम्पोर्ट्स। यहाँ पर देखें, जो भारतीय स्टील कंपनियां हैं जो स्टील बनाती है, वो उन्होंने वित्त मंत्रालय, मतलब कि हमारी निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, उनको लिख कर भेजा है रिटर्न में कि हम हमें जो है एक सेफ गार्डिंग प्रोवाइड कराइए। चाइनीज जो इम्पोर्ट आ रहे हैं तेजी से, वो हमारे इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से गति को रोक रहे हैं और वृद्धि में बाधा बन रहे हैं। कह सकते हैं कि मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइप का कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो विकास में अवरोध बन रहे हैं और हमारी स्टील इंडस्ट्री पिछड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने लिखा है कि या तो हम चाइनीज इंपोर्ट्स पर कोई ड्यूटी लगा दे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे, या इंपोर्ट का कोई टैरिफ को बढ़ा दे। इस तरीके से कुछ कदम उठाए, तभी हमारी स्टील इंडस्ट्री जो है वो सुरक्षित हो पाएगी, उसको प्रोटेक्शन मिल पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टील इंडस्ट्री जो है अभी चाइना से आ रहे थ्रेट का सामना कर रही है। एक चीज़ और देख सकते हैं हम यहाँ पे, स्पाइस बोर्ड है। हमने इससे पहले कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड पर चर्चा किया है। आज के न्यूज़ में यहाँ पर स्पाइसेस बोर्ड पर आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइस बोर्ड जो है, वो अपना एक टारगेट उन्होंने फिक्स किया है कि जो 2047 है, आपको पता होगा तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। तो 2047 तक जो है $25 बिलियन तक हम अपना मसालों का जो निर्यात है वो ईयरली करने लग जाएंगे। ऐसा स्पाइसेस बोर्ड के जो कह सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल या सीईओ है, धर्मेंद्र दास, उनका कहना है। ठीक है, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि 25 बिलियन तक 2047 तक मसालों का निर्यात करना है, जो कि वर्तमान में कितना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में जो है ये $4.4 बिलियन है। ठीक है, जो कि अभी बहुत कम है, $25 बिलियन तक पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। अब हमें देखना है कि जो स्पाइसेस बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ है। तो साथियों, इसका गठन हुआ है 1987 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1987 मैंने पहले ही लिख लिया था आपको बताने के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी हमें भी पहले वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें याद तो हो नहीं सकती ना। तो उन चीज़ों को लिखना पड़ता है यहाँ पर, ताकि सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो हमें पहले रिसर्च और वेरीफाई करके रख लिया था। 1987 में स्पाइसेस बोर्ड का गठन हुआ था, और इसका जो एक्ट था, क्योंकि ये भी एक्ट के तहत बना है, जैसे आपने देखा था रबर बोर्ड का, इन सब का, तो ऐसे ये भी एक एक्ट के तहत बना था, और इसका एक्ट था स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। तो इसका जो एक्ट है वो है 1986 का। ठीक है, इस एक्ट के तहत इसको 1987 में गठन किया गया था। ठीक है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर कन्फ्यूजन में आ सकता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहीं आपको दे दे तो आप उसमें चले जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चि में है, केरला में। ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड पे इतना स्टैटिक भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक रूल देख लेंगे जो ईयू का है, जो यूरोपियन यूनियन, पता होगा आपको। वहाँ पर एक नया रूल रेगुलेशन आया, उस पर रिलेटेड पूछा जाता रहा है अक्सर, कभी कभी पूरा नाम देकर, कि जैसे वहाँ पर नाम दे देगा कॉरपोरेट। यूपीएससी तो काफ़ी बार पूछ चुका है। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कोई भी एक्ट या कोई भी रेगुलेशन आता है तो वो ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पर ये फिर से न्यूज़ में आ गया, एक नया रेगुलेशन है, कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलीजेंस डायरेक्टिव। वहाँ पे CS-DD करके लिखा हो सकता है, और ये जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, एडॉप्ट हो चुका है। तो पूछा जाएगा कि ये किस का है, जैसे कुछ दे दिया, आसियान दे दिया, यूरोपियन यूनियन दे दिया, है ना, सार्क दे दिया, इस तरीके के नाम दे देंगे वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना, ये यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो भी कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी की बात की है, मतलब जो कपड़े क्षेत्र में या
अन्य कई जगह पे रूल लागू हो गए, लेकिन जो ये बांग्लादेश के जो कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग है, वो डिमांड कर रहे हैं बड़ी बड़ी ब्रांड वाली कंपनियों से कि वो आकर हमें थोड़ा सा संरक्षण दे और कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए, जिससे कि हम यूरोपियन जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कर पाए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ये जो डिलीजेंट डायरेक्टिव रेगुलेशन है इसके अंदर, अडॉप्ट जुलाई रिक्वायर्स कॉरपोरेशन टू मेक देयर ग्लोबल वैल्यू चेन मोर सस्टेनेबल। मतलब वो जो भी उत्पाद बना रहे हैं वो काफ़ी टिकाऊ होना चाहिए और उसमें श्रमिक, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों का भी मतलब ध्यान रखा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार की बात की गई है, लेबर की, इन्वायरमेंट की, सारे मुद्दों को नज़रअंदाज करके नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईयू का रूल है तो फिर ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बहुत सारी कंट्रियाँ, तो यहाँ पर ये मुद्दा आया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव है ये कहाँ पर लागू हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों इससे पहले हमने एक बार और पढ़ा था सेम सेक्स मैरिज को जिन्होंने अपने कंट्री में लीगल बना दिया था, वो हमने पढ़ा था इससे पहले ताइवान का। तो आप ध्यान रखेंगे एक और कंट्री है जिन्होंने अपना मॉन्यूमेंटल स्टेप दिया है, वो है थाईलैंड। तो आपको ध्यान रखना है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का पहला देश है जिसने रिकॉग्नाइज किया है मैरिज इक्वलिटी को। ठीक है, थाई किंग हैज साइन सेम सेक्स मैरिज इनटू लॉ। ठीक है, तो थाईलैंड है और ये ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। थाईलैंड आप ध्यान रखें साउथ ईस्ट एशियन, अगर पहला पूछा जाता है तो उसमें ताइवान हो तो ताइवान ही डालेंगे हम, लेकिन अगर यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हो, अगर थाईलैंड दिया हो तो थाईलैंड को हमें लगाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था एडिटोरियल में ही कि वहाँ पर प्रेसिडेंट श्रीलंका के नियुक्त हो चुके हैं, तो अब वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि प्राइम मिनिस्टर की भी नियुक्ति हो चुकी है और इनका नाम है हारिनी, ये फीमेल है हारिनी अमरसूरिया इनका नाम है। आप ध्यान रखेंगे इन्होंने भी शपथ ले लिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रेसिडेंट का दिशा नायक है और प्राइम मिनिस्टर है हारिनी अमरसूरिया। ठीक है, इन दिनों ये न्यूज में काफ़ी समय तक रह सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों एक छोटा सा न्यूज है ये और लास्ट न्यूज ही है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जो एटीपी टाइटल होता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल करके ये एक टाइटल होता है एटीपी का टाइटल, ये हांगझोउ में हुआ था और ये चाइना में है हांगझोउ। ठीक है, इसमें जो भारत के खिलाड़ी थे जीवन और विजय, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ जीत गए हैं, मतलब एटीपी टेनिस टूर्नामेंट को हांगझोउ में ये जीते हैं। तो इन खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, विजय और जीवन। ठीक है, इन्होंने जर्मनी को हराया था और एटीपी टेनिस टूर्नामेंट जीत गए हैं और ये कहाँ पे हुआ था आपको इतना ध्यान रखना कि हांगझोउ चाइना में हुआ था। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।